चैप्टर 49 आई लव यू। अनिका के कमरे में जाकर बिना कुछ ज्यादा ध्यान दिए अपना कंबल और तकिया लेकर सोफे पर जाने लगती है, जिससे शिवाय की भी आपस में सुकुट जाती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। बड़ा होने की वजह से अनिका के सोफे में रिलैक्स होकर जल्दी ही सो गई, क्योंकि आज तो बस उसे सोना था, चाहे उसे कहीं भी सोना क्यों ना पड़े। जब शिवाय अपने कपड़े चेंज करके अपने काले रंग की नाइट वेयर पहनकर बाहर आता है तो अनिका को सोते देख वो उसी तरफ चला जाता है। शिवाय की नीली आंखें उन काले कपड़ों में और भी ज्यादा चमक रही थी। वो भी इस वक्त काफी ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें एकटक अनिका के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो सोते वक्त किसी बच्चे की तरह कोमल और मासूम लग रही थी। ऐसी ही काफी देर तक अनिका को देखने के बाद उसने झुककर अनिका के माथे पर हल्का सा किस किया और उसके गुलाबी होठों की तरफ देखते हुए, मैं इन्हें बिना तुम्हारे जाने छूना नहीं चाहता। फिर वो वापस खड़ा होकर एकटक अनिका की तरफ देखते हुए, जल्दी ही तुम्हें भी मुझसे उतना ही प्यार होगा जितना मुझे तुमसे होने लगा है। आई लव यू अनिका। ये कब हुआ ये शायद मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, लेकिन अब शायद मैं इस बात को और झूठला भी नहीं सकता। कहते हुए कुछ पल तक उसे देखने के बाद जब शिवाय की दिल को थोड़ा सुकून मिला, तब वो बिस्तर पर जाकर सो गया। अगली सुबह अनिका की आंखें उसके मोबाइल की रिंग करने से खुली। जब उसने टाइम देखा तो सुबह के 10 बजे थे। अनिका शौक में अपनी आंखें बड़ी किए, ओह शिट, आज मुझे इतना देर कैसे हो गया। तभी उसका ध्यान अपने कॉलर आईडी पर गया। ये और कोई नहीं, अनिका का असिस्टेंट अमन था। अमन का नाम देखकर अनिका ने कॉल पिक किया। इधर से अमन ने थोड़ी नर्वस आवाज में कहा, मैम आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको इतनी सुबह सुबह डिस्टर्ब किया, लेकिन कंपनी के कुछ ऐसे मामले हैं जिनसे केवल आप ही डील कर सकती हैं। अनिका, अमन, मैम एक और बात है, हाल ही में एक खबर आई है जिसकी वजह हमारी राइवल कंपनी दीवान ग्रुप है। उन्होंने अलग अलग रूमर्स फैल दी है कंपनी के मालिक यानी आपको लेकर। इसीलिए कंपनी के शेयर होल्डर बार बार आपसे मिलने और आपके भविष्य मिलीलीटर आने वेल प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने की जिद कर रहे हैं, जिसे अब मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ। अनिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, इट्स ओके अमन, मैं सब हैंडल कर लूंगी। तुम मुझे मीटिंग का टाइम टेक्स्ट कर देना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। फिर कुछ पल रुककर, और हाँ मेरी सेक्रेटरी, उसका कुछ इंतजाम हुआ। अमन, जैसा आपने कहा था, कुछ लड़कियों के रिज्यूमे को मैंने फाइनल कर लिया है, बस आप एक बार फाइनल सिलेक्शन कर लीजिए। अनिका, उद्धरण चिन्ह कहकर कॉल कट कर देती है और अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी दीवान ग्रुप के बारे में सोचने लगती है। अनिका टेढ़ा मुस्कुराते हुए, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। उद्धरण चिन्ह। अनिका के लिए ये सब कुछ नया नहीं था, लेकिन काफी समय से ऐसी चीज सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब शायद उसके बिजनेस प्रतिद्वंद्वी ज्यादा समय तक खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, और ऊपर से उसकी सॉफ्टटेक कंपनी ने काफी समय से अपना कोई नया प्रोजेक्ट भी मार्केट में नहीं लाया था। इसलिए इस वजह से शायद उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी। ये बात अनिका को भी अच्छे से पता थी। अनिका की भूरी आंखें इस वक्त चमक रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पुराने अवतार में आ गई हो, जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक दोनों ही बना रही थी। कुछ देर बाद अपन सर झटका कर खुद को पहले जैसा करते हुए अनिका ने अपने मोबाइल को साइड में रखा और अंगड़ाई लेते हुए इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा करके पूरे कमरे की तरफ देखने लगी। कमरे को देखते हुए उसकी अलसाई आंखें धीरे धीरे शौक की वजह से बड़ी हो गई, लेकिन अचानक ही उसकी नजर एक जगह पर जम सी गई और अपने सामने के नजारे को देखकर उसकी आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी बहुत बड़ा खुल गया, जिसमें एक पूरा रसगुल्ला समाया जा सकता था। वो टुकुर टुकुर शिवाय के किंग साइड बैग की बड़ी सी दीवार पर लगी बड़ी सी तस्वीर की तरफ देखने लगी, जो किसी और की नहीं उसकी और शिवाय की शादी की तस्वीर थी, जो उसने अपने रूम की मेन दीवार पर लगाई थी। लेकिन अनिका को रात में सोने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उसने ज्यादा कमरे पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी अपनी और शिवाय की इतनी खूबसूरत और बड़ी फोटो को देखकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो शिवाय के साथ इतनी खूबसूरत दिखती है। अनिका के मुंह से शौक में ही निकला, ये फोटो इसने यहाँ क्यों लगाई है। तभी उसके पीछे शिवाय की मैग्नेटिक अट्रैक्टिव आवाज सुनाई दी, तो तुम चाहती हो मैं इस फोटो को कहीं और लगवा दूं। फिर अपने की जेब पर हाथ डालते हुए स्टाइल में अनिका के पास कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद, कैसा रहेगा कि मैं इसे हॉल में लगवा दूं, या हम ऐसे भी और भी तस्वीरें लेते हैं अलग अलग पोज में, जो मैं पूरे मेंशन में लगवा सकता हूँ। अच्छा आइडिया है। अनिका के दिमाग में तो शिवाय की बातें सुनकर धमाके पर धमाके हो रहे थे।
वो जैसी कुछ कहने को होती है कि शिवाय उसे कुछ भी बोलने का मौका न देते हुए सोफे पर अनिका के बगल में बैठे हुए फोटो की तरफ देखकर अनिका की तरफ देखकर कहता है, वैसे इस फोटो को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही दूर दूर खड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। शिवाय की बात सुनकर अनिका जो बोलने वाली थी वो बिल्कुल ही भूल गई और कंफ्यूजन से अपनी सामने लगी इतनी बड़ी फोटो की तरफ देखने लगी जिसमें शिवाय अनिका की खुली कमर को अपने एक हाथ में पकड़े हुए बिल्कुल उसी से चिपक कर खड़ा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच हवा के गुजरने की भी जगह नहीं थी। अनिका को इस वक्त शिवाय की बातें बहुत ही अजीब लग रही थी। अनिका के अजीब लुक को देखकर शिवाय अपनी आंखों की चमक को छिपते हुए उसके थोड़ा और करीब जाकर उसके कान में हल्की सी अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उसे टीस करते हुए, तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा और करीब होना चाहिए था? बोलते हुए वो लगभग अनिका की आंखों को देखकर उसके ऊपर झुकने लगता है, जिसकी वजह से अनिका सोफे पर आधी लेट चुकी थी। उसकी भूरी आंखें शिवाय की नीली आंखों पर जैसे जम सी गई थी। वो उन गहरी आंखों में खुद को डूबने से रोक नहीं पा रही थी। इस वक्त दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी इतने अच्छे रोमांटिक मूवमेंट को खराब करने के लिए कोई अचानक उनके कमरे में दस्तक दिए बिना धमक पड़ता है। और ये जनाब कोई और नहीं, सबसे बदमाश लड़के और छोटे मिस्टर कार्तिक के अलावा कौन हो सकते थे, जो अपने सामने का नजारा देखकर कुछ पल के लिए शौक में ही खड़े रहे, लेकिन अचानक एकदम से पीछे पलटे हुए। ओह ओह सॉरी सॉरी भाई, वो मुझे नहीं पता था आप दोनों यहाँ ऐसे वक्त, सॉरी सॉरी। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक की चीख सुनकर अनिका और शिवाय वापस अपने होश में आए और ठीक से सोफे पर बैठ गए। तभी कमरे में शिवाय की कठोर आवाज गूंज गई, तू यहाँ क्या कर रहा है? इस वक्त शिवाय की आंखों में हल्का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कार्तिक पीछे मुड़ते हुए खिसियानी हंसी हंसते हुए, ही वो क्या है ना भाई, वो आज मैंने और अनी। बोलते हुए अचानक उसकी पीठ में जैसे झुरझुरी सी दौड़ गई। जब उसने शिवाय की गुस्सेल नजरों को अपने ऊपर महसूस किया, नो जल्दी से अपने शब्दों को सुधार लाते हुए, मतलब भाभी, वो मैंने और भाभी ने आज मिलकर फिल्म देखने का प्लान बनाया था। वो वही उनसे पूछने के लिए आया था। फिर एक ही सांस में, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर कभी बात कर लेंगे, आप तब तक अपना कंटिन्यू रखो, ठीक है। बोलकर वो उल्टे पैर वहां से तेजी से भाग गया, क्योंकि उसे शिवाय के खतरनाक लुक से ही पता चल गया था कि अब उसका राम नाम सत्य है। वही अनिका तो बस शौक में ही लगातार गेट की तरफ ही देखे जा रही थी। तभी शिवाय खड़े होते हुए, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, फिर हमें ऑफिस के लिए भी निकलना है। इस वक्त शिवाय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज और उसकी आंखों में थोड़ी कोमलता थी, जो कुछ ही पल पहले वाले शिवाय से बिल्कुल अलग थी। जैसी ही अनिका शिवाय की बात सुनी है, तो वो तुरंत खड़े होते हुए थोड़ा नर्वस होकर अपनी नजरें शिवे की नजरों ऐसे चुराते हुए, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी, मुझे किसी दूसरे काम से जाना है। अनिका को पता नहीं क्यों शिवाय से बातें छुपाकर या यूं कहो झूठ कहकर बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था ये बात वो खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन शिवाय की स्पेशल क्वालिटी की वजह से शिवाय तुरंत ही समझ गया था कि अनिका कुछ छुपा रही है, इसलिए वो एक तक अपनी ब्लू आईज अनिका की तरफ देखे जा रहा था। अनिका ने अपने क्विल्ट को चुपट हुए लगभग उसी मिनट हुए कहा, पर तुम टेंशन मत लो, हमारे प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, बस उसे एक बार अपनी सेलेक्टेड टीम को ट्रायल पर देना है, फिर हम इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अनिका की बात सुनकर शिवे कुछ पल के तक अपनी कोल्ड नजरों ऐसे अनिका की तरफ देखता है, फिर कुछ सोचते हुए, ठीक है कह देता है। वैसे भी उसके पास ऑप्शन ही क्या था, अनिका कोई उसकी एम्प्लॉय तो नहीं थी कि वो उससे कारण पूछता, और इस वक्त उन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा नहीं था कि वो अनिका से सवाल पूछ सके। हालांकि वो पूछना तो बहुत कुछ चाह रहा था, और अनिका की बात सुनकर उसको असहजता भी बहुत हो रही थी, लेकिन इस वक्त उसने कोई भी गलत एक्शन करके और अनिका को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव काफी सीरियस और कोल्ड हो चुके थे। अनिका शिवे का जवाब सुन जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। वही शिवाय के मन, जो पहले अनिका को लेकर इनसिक्योरिटी वाली भावना थी, वो अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। शिवाय के माइंड में इस वक्त अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, जिसकी जलन और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गुस्से की वजह से उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली थी।
तभी मोबाइल के नोटिफिकेशन की आवाज आए और उसका ध्यान अनिका के साइड मोबाइल पर गया जो वही साइड टेबल पर रखा हुआ था। हालांकि अगर और कोई समय होता तो शिवाय इसे पूरी तरह इग्नोर कर देता, लेकिन इस वक्त अपने जलन और इनसिक्योरिटी की वजह शिवाय खुद को अनिका का मोबाइल देखने से रोक नहीं पा रहा था। उस नोटिफिकेशन में अमन ने मिलने का समय सेंड किया था और अटैच्ड फाइल भेजी थी, लेकिन शिवाय की आंखें तो अमन के नाम पर ही जैसे टिक गई थी। मोबाइल का पासवर्ड लॉक होने की वजह से ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन अमन का नाम और उसका मैसेज जिसका टाइम शो हो रहा था, उससे शिवाय के मन में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। अपनी जलती निगाहों से उस नाम को ऐसे देख रहा था कि वो उस नाम को ही अनिका के मोबाइल से जलाकर मिटा देना चाहता हो। शिवाय कुछ पल के लिए तो उसी मैसेज को देख रहा था। इस वक्त उसकी नसें साफ साफ उभर कर नजर आ रही थी। शिवाय ने अपने हाथों की इतनी कसकर मुट्ठी बंधी हुई थी कि उसकी मसल साफ साफ नजर आ रही थी। शिवाय पलटकर वहां से चला गया और नीचे किसी पर ध्यान न देते हुए बिना ब्रेकफास्ट किए अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वही जैसे ही ओम ने शिवाय को इस तरह इतने गुस्से में जाते हुए देखा तो ये शिवाय आज इतना गुस्से में क्यों है? वैसे तो वो हर वक्त गुस्से में ही रहता है, लेकिन इस वक्त वो किसी हवालामुखी की तरह उबल रहा है। तभी ओम के बगल में खड़े कार्तिक ने अपनी मरी हुई सी आवाज में रोनी सूरत बनाए हुए और ये ज्वालामुखी आज पक्का मेरे ऊपर ही फूटने वाला है। ओम पलटकर कार्तिक की तरफ कंफ्यूजन देखते हुए, मतलब कार्तिक, मतलब वो मैं, बोलते हुए उसने सुबह के समय को घटना के बारे में सब कुछ बताया। कार्तिक की बात सुनकर ओम उसके सर पर चपत लगाते हुए, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, तू कैसे भूल गया कि अब शिवाय की शादी हो चुकी है और वो अपने कमरे में अकेला नहीं रहता है। सोच, तूने इससे ज्यादा बुरा नहीं देखा, वरना तू ये बोलने के लिए भी यहाँ ना खड़ा होता। कार्तिक भी अपना सर हिलाए हुए गेट की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि आज वो सुबह किसका मुंह देख कर उठा था। ये याद आता ही उस शिवू में अपना रक्षक नजर आ रहा था। वो तुरंत भागते हुए शिवू के पास उसके कमरे के लिए निकल गया। ओम अपने भाई को देखकर अपना सर हलेट हुए, इसका कुछ नहीं हो सकता। वही एक साथ मंजिला इमारत की सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर बड़ी सी कांच की खिड़की के सीईओ ऑफिस में एक लड़की अपने लैपटॉप पर किसी रोबोट की तरह अपनी उंगलियों को बिना पलक झपकाए चलाती जा रही थी। उसकी स्पीड की वजह से ऑफिस में केवल उसकी उंगलियों से कीज लगातार प्रेस होने की आवाज आ रही थी, जिसे अगर कोई देखे तो उसकी आंखें शॉक की वजह से बाहर की निकल जाती। कुछ पल ऐसे ही काम करते हुए अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर सक्सेसफुल साइन शो करता है, जिसकी वजह से चलती अनिका की उंगली उसकी कीज पर थीम जाती है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। तभी गेट पर दस्तक देकर 5.7 हाइट का अच्छी पर्सनैलिटी वाला हंसम आदमी एंटर करता है, जिसने इस वक्त स्पेक्स पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत ही डिसेंट और गुड लुकिंग लग रहा था। वो लड़कियों के लिए किसी चॉकलेटी बॉय से कम नहीं लग रहा था। वही अमन आखिरकार अनिका को रिलैक्स बैठे और लैपटॉप की तरफ से देखकर स्माइल करते हुए समझ गया कि उसके बॉस का काम पूरा हो गया। इसलिए उसने रिस्पेक्टफुली पूछा, तो बॉस आपने उन खुरानाओं को कैसे डील करने का सोचा है? अनिका अमन की तरफ से स्माइल करते हुए अपनी कॉन्फिडेंट वॉइस में, वैसे ही जैसे हम हैकर्स अक्सर ही करते हैं। अनिका बात सुनकर अमन के चेहरे पर भी एक विजयी मुस्कान आ गई। उसने सम्मानपूर्वक और अपने नजरों में सराहना के साथ कहा, बॉस मुझे पता था जो काम दुनिया का कोई हैकर नहीं कर सकता वो आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो ही नहीं सकता। फिर अपने हाथ पर मुक्का मरते हुए, अब मैं देखता हूँ कैसे ये लोग अब अपनी अकड़ दिखाते हैं। जब सब जगह इनके काले राज खुलेंगे तब इन्हें समझ में आएगा कि सॉफ्टेक के सीईओ से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अनिका ने अमन की बात सुनकर एक विनिंग स्माइल दी और अपने लैपटॉप से अटैच पेन ड्राइव निकालते हुए उसे अमन की तरफ से उछालते हुए अपनी सीरियस आवाज में, इसे हमारी मीटिंग के बाद हर सर्कल और मीडिया चैनल पर टेलीकास्ट कर दो। अमन ने भी उस पेन ड्राइव को लपका और कुछ पल रुकने के बाद, बॉस अब बस कुछ ही देर में हमारी मीटिंग शुरू ही होने वाली है। अनिका ने भी हाँ कहकर उसे जाने का इशारा किया। वही अमन के जाने के थोड़े समय बाद ही अनिका के मोबाइल में अचानक ही रिंग लगाने लगा। अपने मोबाइल पर जाने के पताने नंबर को देखकर, जिसने उसे कल ही अपने मोबाइल में सेव किया था, अनिका ने जल्दी ही कॉल पिक कर ली। वही कॉल दूसरी तरफ से कार्तिक की डरी और घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, भाभी अगर आप अपने इस क्यूट और भोल भाले देवर को आगे भी जिंदा देखना चाहती हो तो ओबरॉय इंडस्ट्रीज आ जाओ। अनिका पहले तो कार्तिक को शांत करवाती है, फिर उसी के साथ समझते हुए
कार्तिक क्या बात है, तुम पहले घबराना बंद करो और एक गहरी सांस लेकर अच्छे से मुझे बताओ क्या हुआ है और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अनिका की आखिरी लाइन सुनकर कार्तिक के मुंह से गलती निकल गया। वो डेविल, अनिका, क्या? कार्तिक ने ये बात बहुत ही धीमी कही और इतनी जल्दी कही थी, वह अनिका उसकी बात सुनने लायक नहीं थी। इसलिए कार्तिक ने जल्दी ही अपनी बात को संभालते हुए कहा, वो मैं कह रहा था भाभी, इस वक्त मेरे क्या ओबरॉय इंडस्ट्रीज में सभी की जान का दुश्मन केवल एक ही बना बैठा है और वो आपके पति जो हम सभी के यमदूत शिवाय भाई हैं। अनिका हैरानी में, क्या? पर वो ऐसा क्यों कर रहा है और मैं वहाँ आकर क्या कर लूंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि शिवाय के एक क्षण का मुझसे क्या लेना देना है। कार्तिक तुरंत अनिका को मनाते हुए थोड़े फोन पर आप गिड़गिड़ती हुई आवाज में, भाभी आप ही हो जो मुझे और हम सबके फ्यूचर को उजड़ने से बचा सकती हो। प्लीज आप यहाँ आ जाओ, आपको गरीबों की दुआ लगेगी, प्लीज भाभी प्लीज। अनिका कार्तिक का ड्रामेटिक डायलॉग सुनकर अपनी आंखें घुमाती है, लेकिन अब उसे शिवाय की चिंता भी होने लगी कि आज ऐसा क्या हो गया कि शिवाय को इतना गुस्सा आ गया कि वो अपनी कंपनी में सभी पर अपना गुस्सा इस तरह निकाल रहा है। उसकी ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन अब वो शिवाय की फिक्र करने लगी थी। उसने कार्तिक को आश्वासन देते हुए कहा कि अभी कुछ देर में मैं कंपनी आती हूँ, तब तक तू किसी तरह स्थिति को संभालना। अनिका की बातों को सुनकर कार्तिक की आंखों में आंसू ही आ गए। ऐसे बस ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत ही उसे से फेंक दिया और अचानक ही उसे लाइफ जैकेट मिल जाए। खैर, कॉल कट होने के बाद उसने अपने नकली आंसू पोंछा। अपने बड़े भाई आदित्य की बातों को सोचते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इस मामले में कौन मदद कर सकता है। उस इंसान की बात शिवाय कभी नहीं टालेगी। अगर तुमने उस इंसान को शिवाय मिलने के लिए मना लिया तो ये भी हो सकता है कि शिवाय का गुस्सा भी खत्म हो जाए और वो तुम्हें कोई पनिशमेंट ही न दे। फिर जैसे ही उसकी नजर वापस उस मसाज पर गई जो कुछ ही दोस्त पहले राघव ने भेजा था। बॉस आज काफी गुस्से में है और उन्होंने अभी आपको कंपनी में आने के लिए कहा है। बॉस को देखकर मेरी एक सलाह है कि आप कुछ दिनों के लिए अस्पताल में एक रूम बुक कर लो। जिसे पढ़ते ही कार्तिक के माथे पर पसीना पानी तरह बहने लगा। किसी तरह उसने अपने बड़े भाई या अपनी आखिरी उम्मीद आदित्य को फोन किया, क्योंकि सुबह ही उसे शिवू ने उसकी मदद करने के लिए पहले ही मना कर दिया था। जब 51 एक्शन। फिर जैसे ही उसकी नजर वापस उस मैसेज पर गई जो कुछ ही दोस्त पहले राघव ने भेजा था। बॉस आज काफी गुस्से में है और उन्होंने अभी आपको कंपनी में आने के लिए कहा है। बॉस को देखकर मेरी एक सलाह है कि आप कुछ दिनों के लिए अस्पताल में एक रूम बुक कर लो। जिसे पढ़ते ही कार्तिक के माथे पर पसीना पानी तरह बहने लगा। किसी तरह उसने अपने बड़े भाई या अपनी आखिरी उम्मीद आदित्य को फोन किया, क्योंकि सुबह ही उसे शिवू ने उसकी मदद करने के लिए पहले ही मना कर दिया था। अब आगे कॉल कट करने के बाद अनिका गहरी सांस लेते हुए जैसे ही ऊपर देखती है तो एक पल के लिए चौंक जाती है, क्योंकि अमन अपनी क्रियोसिटी के चलते अनिका की सीट के पास आ गया था और कान लगाकर उसकी और कार्तिक की सारी बातें बड़े गोरे सुन रहा था। अनिका खुद को संभालती है और तीखी नजरों के अमन की तरफ देखने लगती है। अमन खिसियाते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते हुए पीछे होता है और अपनी बत्ती सी चमकाते हुए, वो क्या है ना बॉस, जब से मुझे पता चला है कि आप सबसे हैंडसम, मोस्ट एलिजिबल बच्चे, मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस किंग की बीवी बन चुकी हो, तो मैं चाहकर भी अपनी क्रियोरिटी को रोक नहीं पा रहा हूँ। ही अमन की उसकी शादी के बारे में पता होने की वजह से अनिका को ज्यादा शौक नहीं हुआ। वो अच्छे से जानती थी उसका ये असिस्टेंट इतना बड़ा हैकर है कि ये न्यूज उसको पता होना कोई बड़ी बात नहीं थी। अनिका थोड़े कठोर लहजे से, क्यों तुम्हें भी उससे शादी करनी है? अमन हंसते हुए जल्दी से, अरे नहीं बॉस, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ और अगर मैं एक लड़की होता भी तो अपने ही बॉस के पति के बारे में सोचना। नहीं। अनिका अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुई, ओह, तो मतलब तुम्हारे उसके बारे में और भी बहुत कुछ पता है? अमन, हाँ बिल्कुल, अब आपसे जुड़े लोगों के बारे में जानना मेरी ड्यूटी है। अनिका टेढ़ा मुस्कुरा कर, ओह रियली, तो फिर ठीक है, मुझे लगता है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही फ्री रहने लगे हो, तो तुम ये मीटिंग हैंडल करोगे और हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाकर मुझे कल तक दिखाओगे। अमन अनिका की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगता है। उसकी हालत बिल्कुल किसी धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी, जो न घर का बचा था न घाट का। उसने अनिका
को इम्प्रेस करने के चक्कर में, खुद के बड़बोलेपन के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वो तुरंत अनिका से माफी मांगते हुए हड़बड़ाते हुए कहता है, बॉस बॉस, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं कैसे उन भूखे भेड़ियों को संभालूंगा? प्लीज बॉस, मैं आगे से आपकी कोई भी बातचीत नहीं सुनूंगा, मैं वादा करता हूँ। अनिका अपनी कुर्सी पर से उठते हुए अपनी कार की चाबी लेते हुए उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ऑर्डर देती है, और हाँ, मुझे सारी चुनिंदा सेक्रेटरीज की रिज्यूम शाम तक मेरे मेल पर चाहिए, वरना तुम्हारी सजा और भी कड़ी होगी। बोलते हुए वो तुरंत ही ऑफिस से बाहर चली जाती है। एक सुनसान सड़क पर एक लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका रंग हल्का सा दबा हुआ था। उसके चेहरे के फीचर्स बहुत ही शार्प थे, जो उसे बहुत ही खूबसूरत बना रहे थे, लेकिन इसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी गोल आंखों से लगाकर आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे और शरीर पर हर जगह चोटों के निशान साफ दिख रहे थे, जो काफी पुराने और कुछ तो 2-3 दिन पुराने लग रहे थे। उनको देखकर साफ पता चल रहा था कि इसने काफी समय तक कुछ भी नहीं कहा है। उसकी हाइट 5.4 थी। उसके घने रेशम जैसे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। इतनी हालत खराब होने के बाद भी वो लड़की किसी खूबसूरत मॉडल से कम नहीं लग रही थी। वो लड़की उस खाली रोड पर अंधाधुंध आगे की तरफ भागती जा रही थी, और उसके पीछे हटे कटे किराए के गुंडे जैसी शक्ल वाले 7 से 8 लोग भाग रहे थे। उन सब को देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी भी हालत में वे इस लड़की को नहीं छोड़ने वाले। अब वो बार बार अपनी गंदी नजरों से उस लड़की को देखते हुए, अपनी लार टपकाते हुए उस लड़की पर भद्दे कमेंट्स और गंदी गंदी गालियां देते जा रहे थे। लेकिन उस लड़की को देखकर ही पता चल रहा था कि अब उस लड़की में बिल्कुल भी जान नहीं बची है, और कभी भी उसके पैर जवाब देने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अपनी बची कुछ जान लगाकर बस उन गुंडों से दूर भागने की कोशिश कर रही है। तभी नंगे पैर और ध्यान गुंडों पर होने की वजह से रास्ते पर पत्थर लग जाने की से वो लड़की धड़ाम से वही घुटने के बल गिर जाती है, जिसकी वजह उसके हाथों और पैरों हर जगह छिलने के निशान आ जाते हैं और उनमें से खून भी निकलने लगता है। लेकिन इन सब पर ध्यान न देते हुए वो लड़की गहरी गहरी सांसों के साथ सामने आ रहे गुंडों की तरफ ही देख रही थी। उन गुंडों की तरफ देखते हुए लड़की की आंखों में डर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। वहीं आखिरकार लड़की को गिरता देख सारे गुंडे भी अब भागना बंद कर देते हैं और आराम से चलते हुए उस लड़की की तरफ ही जाने लगते हैं। उनकी गैंग में एक गुंडा अपनी गंदी नजर से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, साली देखने में तो इतनी कमजोर लगती है, लेकिन जान बहुत है तुझमें। वहीं अगला गुंडा अपने होठों को चाटते हुए बोलता है, जान तो हम निकलेंगे साली की, बहुत भगाया है इसने, अब ऐसा सबक सिखाएंगे कि अपने पैरों के बल खड़ी होने लायक नहीं बचेगी। दूर गुंडा गंदी सी हंसते हुए बोलता है, हाँ, मैं तो इसे अपने बिस्तर से उठने ही नहीं दूंगा, तो चलेगी कैसी? हाँ। वही वो लड़की वही सड़क पर डरते हुए अपने दोनों हाथों के बल पीछे खींचते हुए बार बार ना में अपना सर हिला रही थी। एक डर की वजह से उसके सूखे हुए होठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक तेज हॉर्न की आवाज और टायर के घिसटने की आवाज की वजह से उन सभी का ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है। वो कार स्टाइल घूमते हुए उन गुंडों को आगे बढ़कर यू टर्न मारते हुए ठीक उस लड़के और उन गुंडों के बीच, लेकिन थोड़ा साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उस कार से एक खूबसूरत पैर बाहर निकलत है, और फिर आंखों में सनग्लासेस लगाए अनिका स्टाइल से कार से बाहर निकालकर सीधा उस लड़की और उन गुंडों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। पहले शॉक की वजह से सभी गुंडे अपनी आंखें खोले अनिका की तरफ देखते हैं, लेकिन जैसे उन्हें एहसास होता है कि कार से निकालने वाली एक लड़की थी, तो वे सभी ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। 000। तभी उनका बॉस ठहाका लगाते हुए, हाँ, आमे यार, ये तो एक लड़की है, वो भी पूरी माल है। दूसरा गंदा, बॉस ये तो ऑफर हो गया, एक के साथ एक फ्री, आज तो हमारी लॉटरी ही लग गई बॉस। तभी एक टकला और नाटा गुंडा अपना टकला खुजाते हुए अपने बॉस की चाकरी करते हुए, ही बॉस, क्या मैं पहले इस लड़की के साथ मजे कर सकता हूँ? वो क्या है ना, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत अप्सरा जैसी लड़की कभी इतनी पास से नहीं देखी। उनका बहुत ठहाका मरते हुए, हाँ टकले जा, तू भी क्या याद करेगा, पहला मौका तुझे मिला, चल जा करके मजे ले। अपने बॉस की बात सुनकर सभी गुंडे ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। वही उस गुंडे को अपने पास आता देखकर अनिका की भूरी आंखें चमक उठी और उसके होठों पर इस वक्त एक खूबसूरत मुस्कान थी, जो किसी डेविल स्माइल से कम नहीं लग रही थी। अनिका कुछ कह नहीं रही थी, बस उस गुंडे के पास आने का इंतजार कर रही थी। अनिका को शांत खड़ा देखकर
उस तितली की हिम्मत और बढ़ गई और वो अपना सीना चौड़ा करके जैसे ही अनिका के कुछ ही कदम दूर तक पहुंचा कि तभी एक उल्टी हुई फ्लाइंग किक सीधी उस तितले के तकले पर जाकर लगी, जिसकी वजह से वो सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरा और बेहोश हो गया। वही जो अब तक उन गुंडों की लगातार हंसने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, वो अब घोर सन्नाटे में बदल चुकी थी। अगर वहां पर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज भी सबको साफ साफ सुनाई देती। अनिका स्टाइल से अपनी आंखों की सनग्लास उतारकर उन गुंडों की तरफ बारी बारी करके देखते हुए अपनी सख्त टोन में कहती है, अगला कौन है? अनिका के ये कहते ही उन गुंडों का बॉस अपने आदमियों की तरफ देखकर